हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है 2.1। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन बोलता क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। 2.1 क्वेश्चन है, टू चार्जेस 5 क्रॉस 10 की पावर 8 कूलम एंड -3 क्रॉस 10 के पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। यहाँ पर हमको टू चार्जेस दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं ए, जिस पर Q1 चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 क्रॉस 10 के पावर -8 कूलम। दूसरा चार्ज के लिए हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं बी, जिस पर Q2 चार्ज रखा हुआ है -3 क्रॉस 10 के पावर -8 कूलम, और दोनों चार्ज को सेपरेट रखा गया है 16 सेंटीमीटर पर। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं क्या बोला है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तब इन दोनों पॉइंट चार्ज को जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, तो इस लाइन में हम एक ऐसा पॉइंट कंसिडर कहाँ पर एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करें जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, टेक द पोटेंशियल एट इनफाइनाइटी टू बी 0। और यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि ये जो डाइपोल है ये 2 पॉइंट चार्ज का जो सेट है, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा, ऐसा हमको कंडीशन दिया हुआ है। तो आई होप यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निकालना क्या है, टारगेट क्या है हमारा कि ये 2 पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच में ये जो लाइन है जो इसको ज्वाइन कर रहे हैं उसके बीच में हम लोग को एक पॉइंट कंसीडर करना है। तो उस पॉइंट को हम लोग, ये जो पॉइंट चार्ज ये है वहाँ से कितनी डिस्टेंस पर कंसिडर करें ताकि हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 मिल जाए। तो हम लोग कंसिडर कर देते हैं ये पॉइंट क्या है, x है। मतलब यहाँ पर हम लोग को आर का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर किए एक्स, जिसकी डिस्टेंस जो है पॉइंट ए से आर डिस्टेंस पर है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर किए हैं एक्स, जिसका डिस्टेंस ए से कितना है, हम लोग इसको आर कंसिडर किए हैं। तो एक्स और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 16 में से हम लोग आर को सबसेट कर देते हैं तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस कब मिलेगा, जब पूरे 16 में से इतने को काट कर फेंक देंगे तब ना ये डिस्टेंस मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग 16 - आर लिख देते हैं। तो ये अरेंजमेंट आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमको x पॉइंट जो है, x पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो Q1 पॉइंट है, Q1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो ऑलरेडी हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पता है, V = 1/4πε0 Q/r होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर लिखें तो ये हो जाएगा VQ1 = 1/4πε0 Q1/r हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद ये जो दूसरा वाला पॉइंट चार्ज है Q2, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 1/4πε0 Q2/16 आर, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, और इस पॉइंट के लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या कंसिडर किए, आर किए। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग को इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको 0 कंसिडर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। क्योंकि इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करना है, 0 कंसिडर करना है ना। तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल जो है इसको हम लोग VQ1 + VQ2 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, Q1/r बचेगा प्लस Q2/16 - आर बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, केवल Q1/r प्लस Q2/16 - आर इतना बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 16 - आर का मल्टीप्लाई इधर करते हैं और आर का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, और यहाँ पर इन दोनों का LCM निकाल देते हैं। तो LCM निकालने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू बचेगा उसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा Q1/16 - Q1r प्लस Q2r = 0, ये मिल जाएगा हमको। अब यहाँ पर Q1 का वैल्यू और
Q1 Q1 और Q2 का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर Q1 Q2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा 16 क्रॉस 10 के पावर -2 क्रॉस 5 क्रॉस 10 के पावर -8, ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये जो है Q1 का वैल्यू है, और यहाँ पर ये जो 16 है, यहाँ पर ये 16 सेंटीमीटर था ना, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 10 के पावर -2 का मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो 16 लिखा हुआ है ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 10 के पावर -2 का मल्टीप्लाई किया गया है। और यहाँ पर Q1 का वैल्यू हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 क्रॉस 10 के पावर -8। उसके बाद यहाँ पर है माइनस, फिर यहाँ पर Q1 का वैल्यू फिर वहीं रख देते हैं 5 क्रॉस 10 के पावर -8। यहाँ पर R है तो R का वैल्यू वैसे ही रखते हैं, R का वैल्यू हमें नहीं पता है, ये तो हम लोग कंसिडर किए हैं, है ना। प्लस यहाँ पर Q2 का वैल्यू हमको फिर से क्वेश्चन में दिया हुआ है -3 क्रॉस 10 के पावर -8 क्रॉस R। ये R जो है यही है ना, ये चेंज नहीं हुआ, इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 80 मिल जाएगा, और 10 के पावर -2 10 के पावर -8 को सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर -10 हो जाएगा पावर रूल से। यहाँ पर आ जाएगा -5 क्रॉस 10 की पावर 8 R, और ये हो जाएगा माइनस, ये जो प्लस है और ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 3 क्रॉस 10 के पावर -8 R हो जाएगा इक्वल टू 0। आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर 10 के पावर -8 10 के पावर -8 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस भी कॉमन निकल गया ना, तो अंदर हमारे पास बचेगा 5 + 3R बचेगा। तो यहाँ पर 5R और यहाँ पर 3R बचेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 8R मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ये वाले टर्म को हम लोग राइट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, या इसको ट्रांसफ़र करें एक ही मतलब है, तो ये माइनस जो है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वाले टर्म्स को सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिलेगा 10 के पावर -8 क्रॉस 8R मिलेगा, इज इक्वल्स टू 80 क्रॉस 10 के पावर -8 मिलेगा। हमको किसका वैल्यू चाहिए था, R का वैल्यू चाहिए था, ये वाले R का वैल्यू कैलकुलेट करना था x पॉइंट पर। x पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, V इज इक्वल्स टू 0, तो x पॉइंट का जो डिस्टेंस है पॉइंट A से कितना है, R है, तो ये R का वैल्यू निकालना था, इसलिए R को यहीं पर रखते हैं, बाकी को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा 80 क्रॉस 10 के पावर -10 अपॉन में हो जाएगा 8 क्रॉस 10 के पावर -8 हो जाएगा, है ना। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 जो है इससे 10 टाइम में कटेगा, और जब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -10 है और ये +10 हो जाएगा, तो 10 के पावर -2 मिलेगा, और यहाँ पर 10 मिलेगा 10 के पावर 8, तो हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा 10 क्रॉस 10 के पावर -2 मीटर मिलेगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.1 मीटर, और मीटर को जब हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। इसका बोलने का मतलब ये है, ये जो पॉइंट A है यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, जहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और यही चीज़ हम लोग को इसमें कैलकुलेट करना था। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप सभी को। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 2.2 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, है ना। A regular hexagon of sides 10 cm has a charge 5 microcoulomb at each of its vertex. Calculate the potential at the center of the hexagon. जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक हेक्सागोन है, जैसे कि ये फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, और ये जो हेक्सागोन है इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 5 वर्टेक्स हैं, और यहाँ पर हर एक कोने में अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो चार्ज का वैल्यू कितना है, सेम है, और वो चार्ज का वैल्यू कितना है, 5 माइक्रोकूलम है, ठीक है। और अगर हम लोग हेक्सागोन के जो साइड्स की बात करें तो वो कितना 10 सेंटीमीटर है, जैसे कि AB ये 10 सेंटीमीटर होगा, BC CD DE EF FA ये सभी कितने होंगे, 10 सेंटीमीटर ही होंगे। तब हमको क्या करना है, सेंटर पर, सेंटर पॉइंट को हम लोग O कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर QA QB QC ये सभी क्या है, जो हेक्सागोन का जो पॉइंट है या जो कोन है, जो कोना है ना, जो कोर है, वहाँ पर जो पॉइंट कंसिडर किए ABC, तो उस पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है QA QB ये कंसिडर किए हैं, और सबका वैल्यू कितना है, सबका वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम है ना। और माइक्रोकूलम को हम लोग कूलम में चेंज कैसे करते हैं, तो 10 के पावर -6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, है ना। तो हम लोग को चार्ज का वैल्यू कितना मिल जाएगा, Q इज इक्वल टू 5 क्रॉस 10 के पावर -6 कूलम।
अब हम लोग को यहाँ पर सेंटर में ये कैलकुलेट करना है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर साइड्स का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग r कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि इस चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच का डिस्टेंस r होगा, तो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। इस चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग r कंसिडर कर लेते हैं, तो ये सभी क्या हो जाएगा, साइड्स जो है r कंसिडर कर लेते हैं जिसका वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 क्रॉस 10 के पावर -2 लिख सकते हैं। अब हम लोग को पता है जब बहुत सारे चार्जेस होते हैं, बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्ज होता है हमारे पास, तो एन पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन कुछ ऐसा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 6 चार्ज है क्योंकि ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन में यहाँ पर 6 चार्ज है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 चार्जेस हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू 1/4πε0, I इज इक्वल टू 1 to 6, यहाँ पर QI रहेगा और RI रहेगा, जहाँ पर I का वैल्यू क्या रहेगा, I का वैल्यू रहेगा 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, यहाँ पर समेशन को प्लस प्लस करके एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू 1/4πε0, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों चार्ज के बीच का पोटेंशियल, इन दोनों चार्ज के बीच का पोटेंशियल, इन दोनों चार्ज के बीच का पोटेंशियल, इसी प्रकार हमको सेम पोटेंशियल मिलेगा 6 टाइप का, है ना, जैसे कि Q/R Q/R, क्योंकि सभी में चार्जेस क्या है, सेम है, सभी के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख दिए हैं Q/R Q/R Q/R। प्रत्येक चार्ज के लिए जो यहाँ पर 6 चार्ज है, तो ईच चार्ज के लिए पोटेंशियल भी क्या होगा, यहाँ पर सेम होगा, इसलिए हम लोग इसको कॉमन निकाल के ऐसा लिख सकते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। और 1/4πε0 का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, इसका वैल्यू होता है 9 क्रॉस 10 के पावर 9, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है, ये हम लोग को पता है। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है R है सेम है, इसलिए यहाँ पर 1/R, जब Q/R दोनों ही कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 1 + 1 + 1 + 1 ऐसा मिलेगा, तो सबको जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यू दिया है इसको सॉल्व करने के बाद 6 Q/R मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 क्रॉस 10 के पावर 9 ये वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू 6 है, और यहाँ पर Q का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि है 5 क्रॉस 10 के पावर -6 है, और R का वैल्यू भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 क्रॉस 10 के पावर -2 हो जाएगा, है ना। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को V का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, V इज इक्वल टू 270 क्रॉस 10 के पावर 4 वोल्ट मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा, तो इसको सॉल्व करने पर मिलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 10 के पावर वाले को पहले सॉल्व करना, तो 10 के पावर वाले को जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो आप लोग को मिलेगा 10 के पावर में 4, और यहाँ पर 9 6 और 5 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 270 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 270 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 क्रॉस 10 लिख सकते हैं, तो 10 के पावर 1 10 के पावर 4 दोनों पावर रूल से ऐड हो जाएगा तो 10 के पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर V का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 27 क्रॉस 10 के पावर 5 वोल्ट मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, 10 का डिवाइड कर देते हैं और 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कटेगा दोनों एक दूसरे से, तो फाइनली हम लोग को यही मिल जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा कर देते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये 27/10 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.7 लिख सकते हैं, और ये 10 के पावर 5 है और 10 के पावर 1 है, तो यहाँ पर पावर रूल लगाकर हम लोग इसको 10 के पावर 6 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू का क्या मिलेगा, इस पॉइंट O पर ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा 2.7 क्रॉस 10 के पावर 6 वोल्ट मिल जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3। तो 2.3 क्वेश्चन के अंदर में 2 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पर बोल रहे हैं 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है A जिस पर Q1 चार्ज रखा हुआ है +2 माइक्रोकूलम, दूसरा पॉइंट है हमारे पास B जिस पर -2 माइक्रोकूलम रखा गया है, और दोनों को एक डिस्टेंस, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर सेपरेट किया गया है, और वो डिस्टेंस क्या है, 6 सेंटीमीटर है। कितना है, 6 सेंटीमीटर है, या इसी को मीटर में लिखें तो 6 क्रॉस 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। तब यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम।
आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब हमको ये बताना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग ऐसा कौन सा, कहाँ पर ऐसा पॉइंट कंसिडर करें जहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो मिलेगा, है ना। क्योंकि हम लोग को पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जिसके हर एक पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल जो है सेम मिलता है ना, सेम मिलता है। तो हम लोग किसी भी पॉइंट पर, किसी भी 2 पॉइंट पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी 2 पॉइंट पर अलग अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो उसका नेट पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। तो यही चीज़ हम लोग को पहचानना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इन दोनों ज्वाइन करने वाले लाइन में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। और इस सरफेस पर हम लोग को क्या बताना है, ए और बी इनके बीच हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस को कहाँ पर रखें, वहाँ जाकि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए, ये बताना है। और उस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हमको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर होगा, उसके हर एक पॉइंट पर ये चीज़ बताना है। आई होप अब आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस को कहाँ पर रखेंगे ताकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए। तो इसी को हम लोग चेक करने वाले हैं, आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, है ना। आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस V इज इक्वल्स टू 0। लेट अस चेक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ए और बी पॉइंट के बीच में एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं P पॉइंट कंसिडर कर लिए, है ना। अब हम लोग को पता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 होता है। चार्ज का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, इस वाले चार्ज की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमको दिया हुआ है +2 माइक्रोकूलम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × तो यहाँ पर R का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 3 × 10⁻²। अब ये 3 × 10⁻² कैसे आया, यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, 6 × 10⁻² है, और यहाँ पर ये Q1 का वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट P के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले हैं ना यहाँ पर, तो आप लोग इसको VQ1 नाम दे सकते हो, है ना। यहाँ पर ये जो टोटल V लिखा है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, V इज इक्वल टू VQ1 की वजह से पोटेंशियल प्लस VQ2 की वजह से पोटेंशियल, ऐसा लिख सकते थे। तो यहाँ पर VQ1 की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर पहले पॉइंट P को हम लोग इन दोनों के सेंटर में कंसिडर किए हैं। मतलब पहले वाले केस में ये जो है इनके बीच का डिस्टेंस R होगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R होगा, और R का जो वैल्यू है ये 6 × 10⁻² का आधा है। ये वाला जो R का वैल्यू लिए ना वो इस पॉइंट P के लिए है, इस वाले केस के लिए है ना। तो इसको अभी आप लोग भूल जाइए, पहले हम लोग इस पॉइंट P को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करके देखें, और यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होता है या नहीं। अगर ज़ीरो हो गया तो यहाँ पर जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस को यहाँ पर रखेंगे वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही होगा। ये हमको रिकॉग्नाइज करना या आइडेंटिफाई करना था, है ना। तो यहाँ पर 6 × 10⁻² जो है क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻² हो जाएगा, क्योंकि ये 6 × 10⁻² का आधा कितना होगा, वो आधा होगा R डिस्टेंस, इसलिए प्लस अब यहाँ पर VQ2 का वैल्यू निकालेंगे। तो VQ2 का वैल्यू मतलब ये इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट P की वजह से, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 -2 × 10⁻6 अपॉन 3 × 10⁻² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोग सेंटर में कंसिडर किए हैं। तो इसका आधा इतना हो जाएगा और इसी का आधा इतना हो जाएगा, इसलिए R का वैल्यू इतना आया है। और यहाँ पर देखो ये माइनस है ये प्लस है, और दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग सेम है। देखो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बोलने का मतलब ये है, अगर पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में अगर पॉइंट P पर अगर हम लोग किसी सरफेस को रखें तो वो सरफेस क्या कहलाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, क्योंकि इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यही चीज़ हमको आइडेंटिफाई करना था। अब आप लोग को लग रहा है कि पॉइंट P को हम लोग यहाँ पर नहीं ले सकते थे क्या, तो ले सकते हो। तो चले यहाँ पर लेकर देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलता है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर सेकंड केस की बात हो रही ना, फर्स्ट ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं कि P' पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 मिलता है या नहीं। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है P' और पॉइंट A से हम लोग इसको R डिस्टेंस पर कंसिडर किए हैं। तो यहाँ पर अब जो है R का वैल्यू क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। तो V इज
इक्वल्स टू, यहाँ पर फिर से यहाँ पर P डेज पर हम लोग टोटल पोटेंशियल निकालेंगे Q1 चार्ज की वजह से और Q2 चार्ज की वजह से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0। यहाँ पर Q1 का वैल्यू है +2 क्रॉस 10⁻⁶ अपॉन R। तो R का वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाले यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को R कंसिडर किए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 6 क्रॉस 10⁻⁻2 माइनस R हो जाएगा, है ना। या इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 क्रॉस 10⁻⁻2 R लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर VQ1 का वैल्यू हमको इतना मिल जाएगा और VQ2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/4πε0 -2 क्रॉस 10⁻⁶, और ये वाला जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, इतने में से इतने को हटा देंगे तो 6 माइनस R कर देते हैं। अगर आप लोग इसको मीटर में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10⁻⁻2 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर फिर से देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसमें 6 माइनस R है, इसमें R है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर हमको V का वैल्यू 0 नहीं मिल सकता, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसको सॉल्व करने पर हमको कुछ ना कुछ पोटेंशियल का वैल्यू मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर A और B के बीच में हम लोग अगर किसी सरफेस को P पॉइंट पर रखें तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा, क्योंकि P डेस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है। जबकि पॉइंट P पर अगर हम लोग किसी सरफेस को रखें तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस इज लाई एट पॉइंट P, है ना। अभी जिसको बोल रहा हूँ वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, विच विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन AB। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि पॉइंट P पर अगर किसी सरफेस को रखेंगे जो कि पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो इस सरफेस के जो AB सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन B का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन B का आंसर वो ये वाला जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर प्लेन लिखा हुआ है लेकिन ये AB को काट लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन AB डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ AB कर लीजिएगा। AB का डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन A से B की ओर होगा, ये बोलना चाह रहे हैं, है ना। और परपेंडिकुलर किसके होगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4। तो 2.4 क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर has a charge of 1.6 cross 10⁻⁷ coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere, just outside of the sphere, at the point 18 centimeter from the center of the sphere? तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास स्फेयर है, एक स्फेयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस R है और इसके सरफेस पर जो चार्ज है वो चार्ज का वैल्यू है Q, और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10⁻⁷ कूलम, और इसका रेडियस का भी वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, 12 क्रॉस 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं। तब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको 3 केस में निकालना है। सबसे पहले स्फीयर के इनसाइड निकालना है, उसके बाद जस्ट आउटसाइड या फिर सरफेस बोल सकते हैं इसको, जस्ट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर बोला है, मतलब हम लोग इसको लगभग सरफेस पर कंसिडर कर सकते हैं। और इसके सेंटर से 18 सेंटीमीटर पर निकालनी है। यहाँ से हम लोग को 18 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट कंसिडर करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ए की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ए क्या होगा, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो स्फीयर है इसके इनसाइड में मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा बोला जा रहा है। तो यहाँ पर 0 होगा बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है ना, 0 बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज द लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कंडक्टर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं नो चार्ज एट इनसाइड द कंडक्टर।
इफ द चार्ज इज देयर देन दे आर न्यूट्रलाइज कंडक्टर। चूँकि ये पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी बता रहा हूँ मैं कि कोई भी कंडक्टर होता है तो उसके अंदर में इनसाइड में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से उनके इनसाइड वाले भाग में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। और यदि हम लोग किसी कंडक्टर के इनसाइड में अगर कोई भी चार्ज कंसीडर करें तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि कोई भी कंडक्टर के इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जस्ट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। तो जस्ट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर बोलने का मतलब क्या, एट सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल आर का जो वैल्यू है वो स्मॉल आर के कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, है ना। ये जो आर है इसको स्मॉल आर के कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए अगर इनसाइड हम लोग कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं जिसका स्मॉल आर रेडियस कंसिडर करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे बाहर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, तब हम लोग यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका रेडियस हम लोग स्मॉल आर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कैपिटल आर के जगह पर स्मॉल आर लिया गया है। और हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ऐसा होता है। अब हम लोग 1/4πε0 का वैल्यू रखेंगे, क्यू का वैल्यू रखेंगे और आर का वैल्यू रखेंगे। आर का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है ना, तो ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, जब 16 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा। क्रॉस 10 के पावर 9 - 7 - 1 + 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 के पावर 9 है, ये 16/10 होगा तो ये 10 ऊपर आ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और 10 के पावर -7 तो है ही। और यहाँ पर जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 के पावर -4 हो जाएगा, ऊपर आके +4 हो जाएगा। और नीचे में ये 12 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 144 हो जाएगा। अब यहाँ पर 144 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 के पावर में जो है इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 10 की पावर में 5। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। तो फाइनली हम लोग को जो आउटसाइड द स्फीयर है यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिल गया है, इज इक्वल टू 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम मिल गया है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड क्वेश्चन का। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट कंसिडर किए थे, इसको अब हम लोग को यहाँ सेंटर से 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ले जाना है ना। मतलब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, या इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 18 × 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू 9 × 10 के पावर 9 × 1.6 × 10 के पावर -7 अपॉन r²। तो r के जगह पर हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो 144 मिलेगा, 10 के पावर में 9 - 7 + 4 - 1 मिलेगा, और नीचे में ये हो जाएगा 18 × 18 हो जाएगा, है ना। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 4 × 10 के पावर 5 अपॉन n। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसका एक 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 × 10 के पावर 4 अपॉन 9 हो जाएगा। और जब 40 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 4.4 × 10 के पावर 4। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। तो फाइनली जो ये क्वेश्चन नंबर सी है इसका आंसर हम लोग को क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 4.4 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर सेकेंड मिल जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.5। सॉरी फॉर दैट। आगे बात करते हैं 2.5 की। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफेराड। तो 1 पिकोफेराड इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -12 पिकोफेराड। ये ऑलरेडी हम लोग थ्योरी क्लास में देख चुके हैं। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंडीशन है, और यहाँ पर हमको कैपेसिटेंस का वैल्यू इतना दिया हुआ है, और हमको यहाँ पर ये बताना है कैपेसिटेंस बताना है। कौन से केस में कैपेसिटेंस बताना है, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं। उस सिचुएशंस में हमको उसका कैपेसिटेंस पर क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। आगे बताना है द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
6। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में दो प्लेट होता है, उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, तो उस मटेरियल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू यहाँ पर 6 कंसीडर किया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ऐसा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको दिया हुआ है गिवन दैट इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पर कौन से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात किया जा रहा है, जब यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच में क्या है, एयर है, फिर बाद में उसमें हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इंसर्ट करते हैं, है ना। और यहाँ पर कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 8 पिकोफेरेड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 8 क्रॉस 10⁻⁻12 फेरेड, है ना। और यहाँ पर D का भी वैल्यू हम लोग को दिया है, D का वैल्यू हम लोग हाफ कर देते हैं। और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब K का वैल्यू दिया हुआ है 6। आफ्टर फील्ड सब्सटेंस, ये K का वैल्यू क्या है, जब हम लोग दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इंसर्ट करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग को इसको अप्लाई करना है, K इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहली चीज़, जब दोनों प्लेट के बीच में एयर हो, कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो, तब हम लोग को पता है उस सिचुएशंस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है वो होता है C इज इक्वल टू ε0 A/d। ये हम लोग थ्योरी लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, इंसर्ट करवा देते हैं। तो उस सिचुएशंस में कैपेसिटर का या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, थ्योरी के लेक्चर में देख लीजिएगा आप लोग। तो इसको हम लोग C डैश इज इक्वल टू K ε0 A/d कंसिडर कर लेते हैं, जहाँ पर ε0 को परमिटिविटी कहा जाता है, A को जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट होता है उसका एरिया कहा जाता है, और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको D कहा जाता है। और इसमें जो K है इसको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का कॉन्स्टेंट कहा जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो ε0 A/d है, तो यहाँ पर भी ε0/d है, तो इसको यहीं पर रखते हैं, K को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। या फिर हम लोग एक काम करते हैं, इतने के जगह पर ε0 A/d के जगह पर क्या करते थे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पर बोला गया है कि दोनों प्लेट के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम लोग हाफ कर देते हैं। तो हम लोग यदि इसमें d के वैल्यू को d/2 रखेंगे तो हमको मिल जाएगा, K का वैल्यू हमको 6 दिया हुआ है और D का वैल्यू क्या दिया हुआ है, d/2। तो ये C डैश का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, C डैश इज इक्वल टू 6 ε0 A/d/2 मिल जाएगा। तो 2 को हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू 12 ε0 A/d मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमको ये बताना है कि इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन नंबर 1 से ये जो ε0 A/d है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, C लिख सकते हैं। ε0 A/d को क्या लिख सकते हैं, C, इसलिए हम लोग को मिल जाएगा C डैश इज इक्वल टू 12C, है ना। और ये जो C का वैल्यू है हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, C का वैल्यू दिया हुआ है 8 क्रॉस 10⁻⁻12 फेरेड। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हम लोग को C डैश का वैल्यू मिल जाएगा 96 क्रॉस 10⁻⁻12, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं C डैश इज इक्वल टू 96 पिकोफेरेड लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, यदि दो प्लेट के बीच में एयर हो, उस कंडीशन में अगर कैपेसिटेंस इतना हो, तब उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू 96 पिकोफेरेड हो जाएगा, यदि उन दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को आधी कर दी जाए और उन दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इंसर्ट कर दिया जाए, तब उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 96 पिकोफेरेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6। तो 2.6 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। 3 कैपेसिटर each of capacitance 9 पिकोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पर हमको 3 कैपेसिटर दिया हुआ है, C1, C2 और C3, और तीनों को हम लोग किस में कनेक्ट कर दिए हैं, सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। और यहाँ पर तीनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है सेम है, मतलब 9 पिकोफेरेड दिया हुआ है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 9 क्रॉस 10⁻⁻12 फेरेड लिख सकते हैं। तब हमको यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, दैट मीन्स हियर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CS, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि
टू और मोर कैपेसिटेंस को जब हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला मिलता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसा कुछ मिलता है। तो यहाँ पर C1 C2 C3 का वैल्यू हमारे पास है, तो इसलिए हमको मिल जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/9 क्रॉस 10 के पावर -12 9 क्रॉस 10 के पावर -12 9 क्रॉस 10 के पावर -12 ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर 1/CS इज इक्वल टू 1/9 क्रॉस 10 के पावर -12 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा 1 + 1 + 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा और 3 को 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। तो 1/CS का वैल्यू मिलेगा 1/3 क्रॉस 10 के पावर -12 मिलेगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में चेंज कर देंगे और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर CS का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 3 क्रॉस 10 की पावर -12 फेरेड मिल जाएगा। और यहाँ पर 10 की पावर -12 फेरेड है, इसको अगर पिको फेरेड में चेंज करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा CS इज इक्वल टू 3 पिको फेरेड हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ये बताना था टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है यदि हम लोग इस कनेक्शन में अगर 120 वोल्ट का बैटरी अप्लाई कर दिए, बैटरी से पावर सप्लाई अप्लाई कर दें, तब उस सिचुएशंस में प्रत्येक कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल होगा। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को पता है कि जब भी कोई कैपेसिटर जो है सीरीज में कनेक्ट होता है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमको जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका वैल्यू दिया हुआ है V इज इक्वल्स टू 120 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पर हमको निकालना क्या, पहले कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरे कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और तीसरे कैपेसिटर के लिए हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। और ऑलरेडी हम लोग को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है क्या होता है, डिफरेंट होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हो, ये क्या होता है, सेम होता है ना। और ऑलरेडी हम लोग को पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 3 पिको फेरेड निकाल चुके हैं। तो इस सर्किट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये तीनों मिलकर बन गए हैं 3 पिको फेरेड। तो हम लोग 3 पिको फेरेड कैपेसिटर को 120 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तब हमको यहाँ पर नेट चार्ज का वैल्यू क्या मिलेगा। तो ऑलरेडी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता है Q/V होता है, तो यहाँ पर Q का वैल्यू चाहिए इसलिए V को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो Q इज इक्वल टू CV हो जाता है। तो C का वैल्यू हमको मिल गया है 3 और V का वैल्यू हमको दे दिया है 120, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को Q का वैल्यू मिल जाता है 360 कूलम। क्या मिल जाता है, 360 कूलम मिल जाता है। अब हम लोग को ऑलरेडी पता है कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू होता है Q/, हम लोग को पता है C इज इक्वल्स टू Q/V होता है। तो यहाँ पर V का वैल्यू हो जाएगा Q/C। तो यहाँ पर पहले वाले कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल्स टू नेट चार्ज अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं C1। तो यहाँ पर Q का वैल्यू हम लोग अभी निकालें इतना और C1 का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 पिको फेरेड, इसलिए V1 इज इक्वल्स टू 360/9 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 40 वोल्ट। इसी प्रकार अगर हम लोग V2 की बात करें तो ये हो जाएगा 360/9, तो ये भी 40 वोल्ट आएगा। और तीसरे कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो ये भी 40 वोल्ट आएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.7 क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 3 कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 2 पिको फेरेड, 3 पिको फेरेड एंड दी 4 पिको फेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पर 3 कैपेसिटर फिर से दिया हुआ है, 2, 3, 4 पिको फेरेड का दिया हुआ है और इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। पैरेलल मतलब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो
कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो निगेटिव टर्मिनल है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। तब हमको क्या बताना है, फर्स्ट व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हमको प्रत्येक कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा ये निकालना है, मतलब Q1 निकालना है, Q2 निकालना है और Q3 का वैल्यू निकालना है, और किसका वैल्यू निकालना है, Q3 का वैल्यू निकालना है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक वोल्ट जो है, पावर सप्लाई कितने का अप्लाई किया गया है, 100 वोल्ट का पावर सप्लाई यहाँ पर अप्लाई किया गया है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग को पता है, यदि 2 और मोर कैपेसिटर को अगर पैरेलल कनेक्ट किया जाता है तो उसका कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है इफेक्टिव कैपेसिटेंस का, वो होता है CP = C1 + C2 + C3 होता है। तो यहाँ पर C1, C2, C3 सभी का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए CP = हम लोग को मिल जाएगा, एक सेकेंड पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि सेम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर C1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻12 प्लस C2 का वैल्यू दिया है 3 × 10⁻12। यहाँ पर 10 की पावर में -12 इसलिए आया क्योंकि पिको फेरेड को हम लोग फेरेड में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए। इसी प्रकार कैपेसिटर, तीसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमको दिया हुआ है 4 × 10⁻12 दिया हुआ है, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 4 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा 4 + 3 7, 7 और 2 9 हो जाएगा, तो 9 × 10⁻12 फेरेड हो जाएगा, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, CP = 9 पिको फेरेड हो जाएगा। तो यही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, यही फर्स्ट क्वेश्चन में बताना था। अब चलिए हम लोग प्रत्येक कैपेसिटर के लिए चार्ज का वैल्यू निकालते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = Q/V होता है। तो यहाँ से नेट चार्ज का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा Qnet = Cnet V हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर Cnet, यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 9 × 10⁻12 होगा। V का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, V का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो Qnet का वैल्यू मिल जाएगा 9 × 10⁻12 × 100 वोल्ट फेरेड हो जाएगा, है ना। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर +2 10 की पावर -12, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻10 कूलम हो जाएगा, है ना। तो ये हमको मिल गया। अब हम लोग को ऑलरेडी पता है Q = CV होता है, तो यहाँ पर पहले वाले कैपेसिटर के लिए जो चार्ज है इसको Q1 कंसिडर कर सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाएगा, Q1 = C1V हो जाएगा। अब C1 का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पिको फेरेड, तो यहाँ पर 2 × 10⁻12 हो जाएगा, क्योंकि पिको फेरेड को फेरेड में चेंज करेंगे तो 10⁻12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर V है तो क्रॉस में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 × 10⁻10 कूलम मिल जाएगा, और यही पहले वाले कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए निकालेंगे तो Q2 = C2V = Q2 = 3 × 10⁻12 × 100 हो जाएगा, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो Q2 = 3 × 10�4 कूलम मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग तीसरे वाले कैपेसिटर के लिए चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा Q3 = 4 × 10⁻10 कूलम मिल जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और यही हम लोग को क्वेश्चन नंबर बी में कैलकुलेट करना था। ये जो प्रत्येक कैपेसिटर है इसका चार्ज का वैल्यू निकालना था, Q1, Q2, Q3 का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग को कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 1 सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 × 10 की पावर में -³ मीटर² दिया हुआ है, and the distance between the plate is 3 mm, और दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको दिया हुआ है 3 mm, मतलब 3 मिलीमीटर बोल सकते हो। तब हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग को कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है, इफ़ दिस कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू 100 वोल्ट पावर सप्लाई, और उस कैपेसिटर को एक बैटरी है 100 वोल्ट का,
उस पावर सप्लाई से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तब हमको आगे क्या बताना है, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। मतलब यहाँ पर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उस प्लेट में हमको ईच प्लेट पर हमको क्या बताना है, चार्जेस का वैल्यू बताना है ना। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया हमको दिया हुआ है 6 × 10 के पावर में -3 मीटर स्क्वायर। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 3 mm और हमको कैपेसिटेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी वैल्यू दिया हुआ है C = 100 वोल्ट और हमको यहाँ पर प्रत्येक प्लेट पर चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है वो कितना होता है, C = ε0 A/d ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर ε0 का जो वैल्यू है ये ऑलरेडी हम लोग को पता है 8.85 × 10 के पावर -12 होता है। A का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और D का वैल्यू भी हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना है ना, इसको देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग को मिल जाता है 1770 × 10 के पावर -14 इतना मिलेगा। और जब हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे, फिर से कैसे सॉल्व करेंगे, 10 के पावर -14 है, इसका 10 के पावर -2 है, इसको अलग लिख लेते हैं 10 के पावर -12 क्रॉस 10 के पावर -2। तो 10 के पावर -2 को जब नीचे लिखेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं 17.7 क्रॉस 10 के पावर -12 फेरेड लिख सकते हैं। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं C = 17.7 पिको फेरेड ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = Q/V। तो यहाँ से Q का वैल्यू निकालना है। हम लोग को दो चीज़ निकालना था, एक कैपेसिटेंस निकालना था जो कि हम लोग निकाल लिए हैं, दूसरा हम लोग को निकालना था ईच प्लेट पर चार्ज, मतलब प्रत्येक प्लेट पर हम लोग को चार्ज निकालना था। तो हम लोग को कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है C = Q/V। तो यहाँ पर Q को ऐसे ही रखेंगे, V को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा Q = C net V। अब C का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर और V का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 17.7 क्रॉस 10 के पावर -12 क्रॉस 100। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा Q = 1.77 क्रॉस 10 के पावर -9 कूलम। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप ये 2.8 जो क्वेश्चन है ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2.9। तो 2.9 क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates। जैसे कि एक्सरसाइज 2.8 में अभी हम लोग देखे हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, लेकिन उस प्लेट के बीच में कुछ नहीं था, एयर था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ये बोला जा रहा है कि उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में अगर एक माइका शीट, माइका एक मटेरियल का नाम होता है, एक मेटल होता है जिसका टुकड़ा या शीट को हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों प्लेट के बीच में इंसर्ट कर देते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, माइका एक मटेरियल होता है ना, सॉरी फॉर दैट मैं मेटल बोल डाला था, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है। इसका शीट हम लोग इंसर्ट कर देते हैं और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग को पता है कितना होता है, 6 होता है। इसको इंसर्ट कर देते हैं। तब हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, व्हाइल द वोल्टेज सप्लाइड रिमेंड कनेक्टेड। और जो एक्सरसाइज 2.8 में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था वो उतना ही रहेगा ऐसा बोला जा रहा है, ये हमको कंडीशन दिया हुआ है। और दूसरा बोला जा रहा है आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, और जब हम लोग सप्लाई दिए थे उसको हम लोग डिसकनेक्ट कर देते हैं। पहले कनेक्ट रहता है और सेकेंड केस में वो कनेक्ट नहीं रहता है, तब वहाँ पर क्या होगा ये हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि वहाँ पर क्या घटनाएं घटित होगी, ये एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में एक बार और बता देता हूँ। हमको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस 3 mm है। दोनों प्लेट के बीच में एक माइका का शीट हम लोग, जो कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 होता है, उसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं।
और वहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई किया गया था उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वो 100 वोल्ट का था, वो वैसा ही रहेगा। पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे, पहला कंडीशन है पहले कनेक्ट रहेगा, उसके बाद उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद उस कैपेसिटर के साथ क्या घटना घटित होगा ये हमको एक्सप्लेन करना है ना। तो चलिए, जब बैटरी कनेक्ट रहता है तब क्या होता है उसको चेक कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को पता है प्लेट का एरिया क्या होता है, इतना होता है। एक्सरसाइज 2.8 में दिया हुआ था, डी का वैल्यू भी दिया हुआ था, वी का भी वैल्यू दिया हुआ था, सी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे, क्यू का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिए थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, माइका जो मटेरियल है इसको इंसर्ट कर रहे हैं बिटवीन प्लेट के बीच में, तो यहाँ पर K = 6 यूज़ करना है। और हम लोग को ये भी पता है जब हम लोग कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी मटेरियल नहीं होता है तब उसका कैपेसिटेंस ε0/d होता है, और जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इंसर्ट करा देते हैं तब कैपेसिटेंस जो होता है K ε0a/d होता है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, C' = Kc, ऐसा रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो यही रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब K का वैल्यू हमको दिया हुआ है 6 और C का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 17.7 पिकोफेरेड। तो यहाँ पर C' का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे 17.7 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 106.2 पिकोफेरेड मिल जाएगा। तो यहाँ पर व्हाट हैपेंड होगा, मतलब क्या होगा ऐसा बोला जा रहा है। तो फर्स्ट वाले केस में यदि बैटरी कनेक्टेड है तब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, पहले इतना था अब कितना हो जाएगा, जब माइका सब्सटेंस को हम लोग इंसर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 106.2 पिकोफेरेड हो जाएगा। यही इसका फर्स्ट आंसर होगा। और अगर ये ऐसा हो जाएगा तो चार्ज में कितना चेंज होगा, तो फिर से हम लोग चार्ज का फॉर्मूला जानते हैं, CV होगा। तो यहाँ पर सेकंड केस की बात चल रही है ना, इसलिए चार्ज को यहाँ पर Q' कंसीडर करेंगे। पहले वाला केस क्या था, 2.8 एक्सरसाइज में बात हुआ था, वो पहले वाला केस था जहाँ पर चार्ज हमको इतना मिला था। लेकिन माइका को इंसर्ट करने के बाद इस चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q' हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं C'(V). C' का वैल्यू हमको यहाँ पर मिल चुका है, V का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको Q' का वैल्यू मिल जाएगा 1.062 क्रॉस 10⁻⁻12 क्रॉस 10⁵ ऐसा कुछ मिल जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.062 मिलेगा, और ये हो जाएगा, दोनों को पावर रूल से सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब जब 2.8 वाला केस दिया हुआ था, माइका को हम लोग जब इंसर्ट करेंगे दोनों प्लेट के बीच में और बैटरी कनेक्टेड रहेगा, उस सिचुएशंस में कैपेसिटेंस चेंज होकर इतना से चेंज होकर इतना हो जाएगा, और चार्ज जो है इतने से इतना हो जाएगा। ये फ़र्क पड़ेगा कैपेसिटर और चार्ज के ऊपर। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन जो है कंप्लीट होता है। अब चलिए सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या करना है, हमको पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देना है। पावर सप्लाई को क्या कर देना है, डिस्कनेक्ट कर देना है। तो पहले हमारे पास कैपेसिटेंस कितना था, इतना था। बाद में कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना मिला, इतना मिला, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर। चार्ज पहले कितना था, इतना था। अब हम लोग बैटरी को जब हटा देंगे तो चार्ज जो है इतना नहीं होगा, चार्ज इतना ही रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। और K का वैल्यू क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, चार्ज का वैल्यू क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तब दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, V = Q/C' निकालेंगे। तो यहाँ पर Q का वैल्यू जो पहले था वही रहेगा, और C' का वैल्यू जो नया वाला कैपेसिटेंस मिला था वो रहेगा। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6.7 कूलम/फेरेड। ये हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है पता है आप लोगों को, इसका मतलब ये है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कैपेसिटर या कंडेंसर को जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच में लगाकर स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है, और जब हम लोग उसको निकाल कर दोनों वायर को हम लोग शॉर्ट करते हैं, जो कैपेसिटर में 2 टर्मिनल होता है ना, दोनों टर्मिनल को जब शॉर्ट करते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है। क्यों, क्योंकि वो एनर्जी को स्टोर कर लिए रहता है। उसी प्रकार फर्स्ट वाले केस में जो बैटरी से जब कनेक्ट रहता है तब वो क्या कर लेता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है। लेकिन जब हम लोग बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद भी उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल रह जाती है, कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर रह जाती है। तो वही पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा जी, वही पोटेंशियल का वैल्यू होगा 16.7 वोल्ट एनर्जी उसके पास रह जाएगी, या इतना वोल्टेज उनके अंदर में रह जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर कंडीशन बी भी यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलिए इस चैप्टर के 10th नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि है 2.10। यहाँ पर हमको एक कैपेसिटर दिया हुआ है 12 पिकोफेरेड का, और इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट है 50 वोल्ट का। तब हमको बताना है कि ये कैपेसिटर जो है कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसका कनेक्शन कुछ ऐसा बनेगा। ये एक कैपेसिटर है, ये एक बैटरी से कनेक्ट है जो कि 50 वोल्ट। तब हमको एनर्जी स्टोर निकालना है, और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, थ्योरी लेक्चर में देख लीजिएगा आप लोग। U = 1/2 CV², ये कर चुके हैं। अब C का वैल्यू हमको दिया हुआ है और V का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो उस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो U = हम लोग को मिल जाएगा 1/2 क्रॉस 12 क्रॉस 10 की पावर -12 क्रॉस 50 क्रॉस 50, इतना मिल जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टाइम में कटेगा, और 6 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 50 से करेंगे तो हम लोग को 300 मिलेगा, और ये 10 की पावर -12 रहेगा, और ये वाला 50 यहाँ पर बच गया है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 3 क्रॉस 10 की पावर, यहाँ पर 10 की पावर 2 बचेगा, तो 10 की पावर +2, 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -10 हो जाएगा, और यहाँ पर 50 ऐसे ही रहेगा। अब 50 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो U = 150 हो जाएगा, और 10 के पास -10 हो जाएगा। तो U = क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो 10 की पावर -10 है ना, इसको 10 की पावर -8 लिख के 10 की पावर -2 को अलग लिख लेते हैं, और 10 की पावर -2 को अपॉन में 100 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक 10 बच गया है तो इसको हम लोग 1.5 लिख सकते हैं। तो फाइनली जो इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, U = 1.5 क्रॉस 10 की पावर -8 जूल हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। केवल फार्मूला लगाना है, कैपेसिटेंस का वैल्यू रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, 2.110 क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 11th नंबर का जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। 2.11 यहाँ पर एक कैपेसिटर है फिर से, जिसका वैल्यू है 600 या 600 पिकोफेरेड, जिसको हम लोग 200 वोल्ट के पावर सप्लाई से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द पावर सप्लाई। उसके बाद चार्ज करने के बाद हम लोग उसको क्या कर देते हैं, बैटरी से डिसकनेक्ट कर देते हैं या पावर सप्लाई से अलग कर देते हैं, और क्या करते हैं, एक दूसरे कैपेसिटर से, दूसरा वाला जो कैपेसिटर था वो अनचार्ज्ड था, उसके ऊपर कोई भी पावर सप्लाई नहीं था, और उसका भी कैपेसिटेंस कितना था, 600 पिकोफेरेड था। तब हमको बताना है कि वो जो अनचार्ज वाला कैपेसिटर है उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है, अच्छा यहाँ पर ये बताना है कि वो जो चार्ज्ड वाला कैपेसिटर है वो कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को लॉस करेगा इस प्रोसेस के दौरान। ये वाला जो कैपेसिटर है ये कितना एनर्जी अपना लॉस करेगी। तो यहाँ पर जो 2.11 क्वेश्चन है इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, बोलना क्या चाहता है। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू इतना है, इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी का वैल्यू है 200 वोल्ट। अब ये क्या हो रहा है, चार्ज्ड हो रहा है। अब हम लोग इसको डिसकनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। डिसकनेक्ट करने के बाद हम लोग एक दूसरे कैपेसिटर जो कि अनचार्ज्ड कैपेसिटर था उससे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हमको मिलेगा, है ना। तो ये C1 C2 हो गया, और यहाँ पर दोनों ही कैपेसिटर का, ये पहले अनचार्ज्ड था और ये जो है इस बैटरी के थ्रू चार्ज्ड हो गया, तो हम लोग इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। और यहाँ पर दोनों ही कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो कितना है, 600 पिकोफेरेड है ना। तो इस वाले कनेक्शन के लिए अगर हम लोग स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू निकाले तो हम लोग इसको E1 कंसिडर कर देते हैं, और ये हो जाएगा E1 = 1/2 CV² हो जाएगा। और यहाँ पर C का वैल्यू 600 हो जाएगा, और V का वैल्यू 10 के पावर -12 हो जाएगा। सॉरी C का वैल्यू यहाँ पर 600 10 के पावर -12 हो जाएगा, क्योंकि पिकोफेरेड को फेरेड में लिखेंगे तो। और V का वैल्यू हमको दिया है 200, तो ये हो जाएगा 200 क्रॉस 200 हो जाएगा। और जब हम लोग इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो हमको E1 का वैल्यू मिलेगा 12 क्रॉस 10 के पावर 6 मिलेगा, ठीक है। और E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, E क्या है, यहाँ पर एनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा।
तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर -5 और इसका जो एक 10 बजेगा उसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1.2। इस प्रकार से E1 का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, 1.2 क्रॉस 10 के पावर -5 जूल मिल जाएगा। तो यही इस कैपेसिटर का स्टोर्ड एनर्जी होगा। इसका मतलब ये जो पहले वाला कैपेसिटर है ना, जिसका कैपेसिटेंस कितना था, 600 पिकोफेरेड था, इसमें इस बैटरी के द्वारा कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा जी, इतना एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, दूसरे वाले अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ इसको हम लोग को कनेक्ट कर देना है। तो हम लोग ऐसा कनेक्ट कर दिए हैं, तो ये दोनों अभी सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं। और जब भी किसी 2 और मोर कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 C2 दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/600 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/300। ठीक है, तो यहाँ पर CS का वैल्यू क्या आ गया, 300 पिकोफेरेड आ गया है। 300 पिकोफेरेड कैसे आया, यहाँ पर नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में चेंज कर दिए हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है, इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए हमको स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है। मतलब ये दोनों कैपेसिटर मिलकर ये सर्किट जो है अब किस में कनेक्ट हो जाएगा जी, C1 और C2 ये दोनों सीरीज में था, तो ये कितना हो गया 300। और इसके ऊपर कितना बैटरी अप्लाई है जी, सॉरी इसके ऊपर कोई करंट अप्लाई नहीं है, ये है। तो इस कैपेसिटर में इस वाले कैपेसिटर की वजह से दोनों को मिलाकर सॉरी फॉर दैट, इस वाले कैपेसिटर में इस वाले कैपेसिटर की वजह से कितना एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि ये यहाँ से एनर्जी स्टोर करके आया था तो कुछ ना कुछ इसमें ट्रांसफ़र करेगा ना, तो उसी स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर E2 इज इक्वल टू 1/2 CSV² हो जाएगा। CS का वैल्यू हमारे पास है 300, V का वैल्यू है 200 cos 200 और यहाँ पर CS का जो 300 वैल्यू है, इस पिकोफेरेड को हम लोग फेरेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 के पावर -12 हो जाएगा। और इस पूरे वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो E2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 6 क्रॉस 10 के पावर -6 मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऐसा। अगर नहीं करोगे तो मैं हिंट दे देता हूँ, ये 2 है, ये 2 से कट जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। और जब 100 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको लिख सकते हैं 002 क्रॉस 10 के पावर 10 की पावर में 4 लिख सकते हैं, इसको 3 क्रॉस 10 की पावर में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 10 के पावर कितना मिल जाएगा 6, यहाँ से 4 10 की पावर 4 मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से 10 की पावर 2 मिलेगा, तो टोटल 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 10 के पावर +6 रहेगा और ये 10 के पावर -12 है, तो यहाँ पर 10 के पावर -6 हो जाएगा। और यहाँ से 2 यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार से E2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 6 क्रॉस 10 के पावर -6 मिल जाएगा। और ये एनर्जी का वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर जूल आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू 0.6 क्रॉस 10 के पावर -5 जूल ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका एक 10 को नीचे लाएंगे तो ये 0.6 हो जाएगा और ये 10 के पावर -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है। एनर्जी का लॉस कैसे निकालेंगे जी, तो पहले वाला जो एनर्जी था उसमें फाइनल एनर्जी को हम लोग घटा देते हैं तो हमको एनर्जी डिफरेंस या फिर एनर्जी में लॉस का पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फाइनल वाला एनर्जी उसमें पहले वाले एनर्जी को सबसेट कर देते हैं। तो पहले वाला एनर्जी कितना था, 1.2 क्रॉस 10 के पावर -5 था, और यहाँ पर ये वाला एनर्जी कितना है 0.6 है, क्रॉस में 10 के पावर -5 है, तो 10 के पावर -5 को कॉमन निकाल देते हैं तो अंदर कितना बच जाएगा, 0.6 - 1.2 बच जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.6 क्रॉस 10 के पावर -5, क्योंकि 1.2 जो है बड़ा है ना 0.6 से, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। और जब 1.2 में 0.6 को सबसेट करेंगे तो हम लोग को 0.6 ही मिलेगा, और 10 के पावर -5 था वो यहाँ पर है, तो इतना आंसर मिल जाएगा। जहाँ पर ये निगेटिव चार्ज क्या बता रहा है पता है, ये निगेटिव चार्ज हमको बता रहा है कि ये वाला जो एनर्जी है कैसा एनर्जी है, एनर्जी में लॉस को बता रहा है, मतलब एनर्जी में कमी को इंडिकेट कर रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में 2.11 क्वेश्चन में हम लोग एनर्जी में जो लॉस हो रही है इस पूरे प्रोसेस में उसको कैलकुलेट कर लिए, जिसका आंसर है -0.6 कॉस 10 की पावर -5 जूल। ओके, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आई होप आज के इस लेक्चर सीरीज़ में आप लोग को इस चैप्टर का सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोग को कुछ क्वेरी रह जाती है इन सभी क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।
तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक और नई यूनिट के साथ क्लास 12th का। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।